वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं छोटी सी फैमिली मोरिया क्लासेस में। और बड़ा आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, जो आज का भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं किसी भी टॉपिक को मैं ट्राई करूंगा बड़ा बहुत आसान वे में आपको समझाने की, और हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे बड़ा एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे के हर एक टॉपिक को मैं आपको समझा पाऊं। तो आज के दिन हम पढ़ाने वाले हैं आपको बड़ा मिक्स इकोनॉमिक्स यानी कि मिश्र अर्थतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब मिश्र अर्थतंत्र पढ़ने से पहले सर आपने हमें पढ़ाया था सर बाजार पद्धति, सर आपने हमें पढ़ाया था समाजवादी पद्धति, सर आपने हमें बताया था कि जो बाजार पद्धति था अमेरिका और जापान ने अपनाया था, जिसके कारण उन्होंने अपने देश का विकास किया। सर अगर समाजवादी पद्धति की बात करूं तो चीन और रशिया ने अपनाया था, इसलिए उन्होंने अपने देश का विकास किया। तो सर मिश्र इकोनॉमिक्स कहां से आ गया, मिश्र अर्थतंत्र क्या है, ये किस तरीके से इसका मतलब ये बना, तो बड़ा ये किसके कारण हुआ, किस लिए हुआ, क्या रीजन है, और मिश्र इकोनॉमिक्स को कौन कौन से देशों ने अपनाया है। तो बड़ा मिश्र इकोनॉमी यानी मिश्र अर्थतंत्र को अपनाने वाले देश है बड़ा, उसमें से पहला आता है बड़ा भारत, और दूसरा आता है बड़ा फ्रांस। यानी भारत और फ्रांस ने अपनाया है। और ये क्यों आई है, इसके पहले का मेन रीजन क्या है, चलिए हम एक एक करके समझाते हैं बड़ा। ये रहा मिश्र अर्थतंत्र। मिश्र अर्थतंत्र क्या होता है बड़ा, और इनका अस्तित्व किस तरह से आया। तो बड़ा हमारे पास पहले भी दो पद्धति थी, एक का नाम था बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति। बड़ा बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति दोनों में कुछ न कुछ क्या आ गई बाबू, दोनों पद्धतियों में कुछ न कुछ क्या आ गई, कमियां आने के कारण कुछ अच्छी बातों को ये लोग मिला करके मध्य वर्ग के रूप में इन्होंने मिश्र अर्थतंत्र पद्धति को अपनाया। मतलब बाजार पद्धति की कुछ कमियां, समाजवादी पद्धति की कुछ कमियों निकाल दिया। जो बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति में कुछ अच्छी बातें थी, उन दोनों को मिला करके एक नया अर्थतंत्र बनाया गया, जिसका नाम था मिश्र अर्थतंत्र। यानी बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति में कुछ कमियां आई थी, इसीलिए दोनों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया तरीका निकाला गया, जिसका नाम था मिश्र अर्थतंत्र। मिश्र अर्थतंत्र किस तरीके से बना, आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति में कुछ कमियां थी, इसीलिए दोनों में जो अच्छाई बात थी, मतलब अच्छी बात थी, दोनों में अच्छी बातों को मिलाकर एक नया तरीका निकाला गया। वो जो नया तरीका था ना, बस उसी को कहते हैं मिश्र अर्थतंत्र। सर मिश्र अर्थतंत्र का मतलब क्या होता है, आपने कहा ना सर, तो मिश्र अर्थतंत्र का क्या मतलब होता है, सर वो समझा दीजिए। क्या लिखा हुआ है, एक ऐसी आर्थिक पद्धति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, और ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि पूरक बनके काम करते हैं, उसे कहते हैं मिश्र अर्थतंत्र। अर्थात सर इसको अच्छे से आसान भाषा में समझा दीजिए, यानी कि ऐसा आर्थिक सिस्टम जिसमें सरकारी क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर और निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर दोनों के साथ साथ से चलती, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी होते हैं, उसे कहते हैं मिश्र अर्थतंत्र। मतलब मिश्र अर्थतंत्र का क्या मतलब होता है कि मिश्र अर्थतंत्र का मतलब एक ऐसा आर्थिक सिस्टम जिसमें सरकारी और निजी दोनों लोग साथ साथ काम करते हैं, और दोनों एक दूसरे की कोई दुश्मन ना हो, एक विरोधी ना हो, बल्कि दोनों एक दूसरे को सपोर्टिव हैं, सहयोगी होते हैं, उसे कहते हैं मिश्र अर्थतंत्र। सर इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि सर मुझे बता दो ना, इसमें क्या होता है। जैसे सर निजी क्षेत्र में क्या क्या होता है, तो निजी क्षेत्र के पास क्या क्या होता है, तो निजी क्षेत्र के पास होता है कृषि मतलब खेती, दूसरा
व्यापार, तीसरा रोज की जरूरतों चीजें बनाने वाले उद्योग होते हैं, यानी कि आम लोग चलाते हैं। आम लोग मतलब निजी क्षेत्र वाले, जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं, उनके पास कृषि होता है, व्यापार होता है, और जीवन जरूरी जो डेली जरूरी उपयोगी चीज होता है उसकी मालिकी व्यक्तिगत का होता है, यानी निजी का होता है। लेकिन सरकारी क्षेत्र में बड़े बड़े काम आते हैं। सर कौन कौन से काम आते हैं? जैसे कि रेलवे, बिजली, फिर उसके बाद सिंचाई, उसके बाद और भी चीजें जैसे कि सड़क, रक्षा, जैसे बड़े और जरूरी काम किसके अंडर में होता है बेटा? वो राज्य सरकार की मालिकी होती है, मतलब उसमें सरकार की मालिकी होती है। मतलब निजी क्षेत्र के पास क्या होता है? कृषि होता है, व्यापार होता है, और रोज की जरूरतों की चीज बनाने वाले उद्योग होते हैं। और जबकि सरकारी क्षेत्र में रेलवे, बिजली, सिंचाई, सड़क, रक्षा और बड़े और जरूरी काम सरकार के अंडर में होते, सरकार की मालिकी होती है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि मिश्र अर्थतंत्र में क्या क्या होता है और किसके पास कितना क्या होता है, वो सारी चीज होगी। अब मैं आपको यहां पर, तो सर इसका मतलब ये हुआ, क्या सरकार पूरी आजादी देती है? जी नहीं, पूरी आजादी नहीं मिलती, क्योंकि बाजार पूरी तरीके से आजाद नहीं होता है। सरकार के कुछ मामले को क्या करती है? सरकार क्या करती है? कुछ मामलों को अपने हाथ में कंट्रोल में रखती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इस पद्धति में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है, मतलब आजाद नहीं, क्योंकि सरकार अलग अलग तरीके से नियंत्रण रखती है। मतलब सरकार कुछ मामलों में क्या करती है? उसे कंट्रोल में रखती है। सर कौन कौन सी चीज? जैसे कि समाज के अवांछनीय वस्तुओं का उत्पादन को रोकने का सरकार ऊंचा कर लगा देती है। मतलब गंदी और हानिकारक चीजें पर ज्यादा टैक्स लगाकर उनका उत्पादन को क्या कर देती है? रोक देती है। मतलब जब लग रहा है ना कि भाई अब वो चीज क्या है, आम इंसानों के लिए क्या है, नुकसानदायक है, तो सरकार क्या करती है? उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देती है। और जब ज्यादा टैक्स लगाएगी तो सिंपल सी बात है, वो उत्पादन कम करेगा, क्योंकि जितना तो वो बनाएगा नहीं उससे तो वो टैक्स भर देगा। तो इससे अच्छा है कि ज्यादा टैक्स लगा देंगे तो वो उत्पादन करना कम कर देगा बेटा। तो ये चीजें होता है। फिर इससे क्या होगा कि पिछड़े क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य की सब्सिडी, कर की राहत, इन सबका प्रोत्साहन दिए जाते हैं। अर्थात गरीबी और पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने के लिए सरकार सब्सिडी और टैक्स में छूट देती है। ठीक है बेटा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। सर मिश्र अर्थतंत्र में ऐसी कौन सी खास बात है जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है? तो इस प्रकार के मिश्र अर्थतंत्र में एक ऐसी पद्धति है जिसमें आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया आर्थिक आयोजन के मुख्य स्थान दिया गया, जिसके लिए सार्वजनिक और निजी साहस का अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? इसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलाकर एक आर्थिक योजना बनाती है। क्या बनाती है? एक आर्थिक योजना बनाती है, इसीलिए उसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे क्या कहता है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। और याद रखना, इसीलिए जहां पर नियंत्रण, अंकुश मतलब होता है कंट्रोल, अंकुश मतलब नियंत्रण होने से उसे नियंत्रित आर्थिक पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर बड़ा कि मिश्र अर्थतंत्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो नियंत्रित आर्थिक पद्धति, यानी किसी चीज को कंट्रोल में रखना, उसी को कहा जाता है नियंत्रित आर्थिक पद्धति। अच्छा सर, कौन कौन से देश इसको अपनाए हैं? मतलब मिश्र अर्थतंत्र को कौन कौन से देश ने अपनाया? पहला देश तो हमारा खुद का है बेटा, भारत, और दूसरा देश है फ्रांस। ये देशों ने मिश्र अर्थतंत्र को क्या किया है? अपनाया है। ठीक है, तो आज के समय में क्या हो रहा है? फिर अगर इन देश को फ्रांस और अपनाया है तो इससे क्या फायदा हो रहा है बेटा? चलिए हम उसके बारे में भी समझ लीजिए बेटा, ध्यान से समझना। देखिए, आर्थिक निर्णय, उत्पादन के साधनों की बंटवारे की, बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति, मिश्र अर्थतंत्र।
हमने अध्ययन किया है, परंतु आज पूरे विश्व में किसी भी देश के संपूर्ण रूप से बाजार पद्धति का 100% समाजवादी पद्धति से अमल में नहीं है। अर्थात अब दुनिया का कोई भी देश पूरी तरीके से बाजार पद्धति मतलब पूंजीवादी समाजवादी पद्धति पर निर्भर नहीं चलता। सभी देश मिश्र अर्थतंत्र को ही अपना लिया है, क्योंकि सब लोग ने बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति दोनों ने अलग अलग नहीं, दोनों को मिला करके लोगों ने क्या किया है, अपनाया है। बाजार पद्धति अब सरकार का भी नियंत्रण दिखता है। यानी पहले क्या होता था, बाजार पद्धति में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन अब बाजार पद्धति में भी सरकार का नियंत्रण थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और समाजवादी पद्धति में कुछ निजी क्षेत्र वालों को यानी प्राइवेट वालों को थोड़ा सा छूट दिया जाता है। लेकिन सर इसके कारण भी क्या हुआ बड़ा, इसके कारण भी क्या हुआ, मिश्र अर्थतंत्र में थोड़े से कमियां आ गई। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बड़ा, एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि मिश्र अर्थतंत्र की क्या बोलेंगे, मिश्र अर्थतंत्र की कमियां बताओ। एग्जाम में पूछा जाएगा बड़ा, ये 2 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि सर अर्थतंत्र की कमियां बताइए। तो चलिए मैं आपको कमियां बताता हूं बड़ा। पहला, जैसे कि आर्थिक स्थिरता, ये पहला पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, यानी कभी कभी देश में आर्थिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। दूसरा, संकलन का अभाव। इसका मतलब क्या होता है, पूरी योजना यानी प्लानिंग का अभाव रहता है, मतलब वो अच्छी तरीके से प्लानिंग नहीं बना पाता, आयोजन नहीं कर पाता है, योजना नहीं बना पाता है। दूसरी कमी। तीसरी, आर्थिक नीतियों में असत्यता। इसका मतलब जो नीति बनाते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, नीति में बार बार क्या होती है, नीति बार बार बदलती रहती है, जिसमें भ्रम होता है। भ्रम मतलब डर सा होता है, भ्रम, बार बार नीति बदलता रहता है। तीसरा नियम। एंड चौथा, आर्थिक विकास का दर कैसा रहता है, नीचा रहता है, यानी आर्थिक विकास की जो रफ्तार होती है वो धीमी हो सकती है। ये सारे चीज क्या है बड़ा, मिश्र अर्थतंत्र की क्या है बाबू, मर्यादाएं। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसे आप अच्छे से क्या करना है बड़ा, पढ़ना है। ठीक है बड़ा। तो आई होप मिश्र अर्थतंत्र एक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखना, मिश्र अर्थतंत्र में कौन आता है बड़ा, सरकार और निजी क्षेत्र लोग मिल करके देश का विकास करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी कमियां होती हैं। यानी अब याद रखना, बाजार पद्धति में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, समाजवादी पद्धति में सरकार का हस्तक्षेप होता है, और आर्थिक बाजार में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। तो आई होप आपको बड़ा सारे के सारे पॉइंट एक एक करके बड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो प्लीज बड़ा आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हो और एक एक पॉइंट को जान सकते हो। फिर भी अगर कोई चीजें नहीं रह गया हो या मुझसे कोई चीज छूट गया हो तो सब प्लीज बड़ा कमेंट करिएगा। मैं जरूर आपको हर एक चीजें समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बड़ा मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बड़ा मैं आप लोगों से सामने क्षमा मांगता हूं, और अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे बड़ा बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एडमिशन के लिए बड़ा, अगर आपको एडमिशन कराना है तो आप एडमिशन करा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर बड़ा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बड़ा, आप इस नंबर पे बड़ा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मेरा एड्रेस है बड़ा, यहाँ पर आकर के आप लोग चेक वगैरह कर सकते हो बड़ा। अगर आपको बड़ा नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे मात्र 49 रुपीज में। कितने रुपए में बड़ा, मात्र 49 रुपीज में बड़ा आपको एक चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। एक चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। हर चैप्टर बड़ा आपको 49 रुपीज में मिलेगा। आपको जो भी चैप्टर का नोट्स चाहिए, जो भी चैप्टर आपको ज्यादा कंफ्यूजन लगता है, समझ में नहीं आता है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब बारी आपकी है सपनों को हकीकत बनाने की। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट नहीं किया तो प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दो। हम आपकी राय जानना चाहते हैं बेटा कि आप लोगों को हमारा कंटेंट किस तरीके का लग रहा है, और अगर उसमें कोई सुधार करने वाली बात है तो प्लीज बेटा उसमें मुझे आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे सकते हो।
मुझे बताओ, उसमें कोई गलती हो तो जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं बेटा। अगर मेरे में अंदर कोई खोट हो तो भी मैं उसको सुधार सकूं। ठीक है बेटा, आप लोग ही बेटा बता सकते हो हमारी कमियां क्या है, हमारी गलतियां क्या है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो सच में बेटा बहुत मजा आता है, सारे टॉपिक समझ में आते हैं, तो वीडियो को लाइक करना है। और साथ साथ में बेटा अगर तुम्हारी हेल्प हो रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, आप भी बढ़ो आगे और अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाओ बेटा। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।